तो जो है मैं कह रहा था कि ये हम लोग जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की थी। फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हो गए थे, 2 चैप्टर अभी बचे हुए हैं। पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये दोनों चैप्टर का खत्म करेंगे, यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल वाला। इसमें 30 ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज्यादातर अगर आप थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लोगे ना तो मोस्टली क्वेश्चन वहां से कवर अप हो जाते हैं। बट हाँ, एक आइडिया हम लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते नहीं है, ज्यादा थ्योरी एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये कंपेरेटिवली चैप्टर थोड़ा सा आसान होता है अगर आपने चैप्टर बढ़िया से पढ़ रखा है तो। ठीक, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक इज। भाई एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं बच्चे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? जो लगभग सारे एलिमेंट्स के पास सिमिलर सिमिलर सा दिखता है। तो सबसे पहली बात तो सीधी सी बात है, n-1 से f1 से लेके 14 तक है। d ये गलत है और ये भी गलत है। n-2 होता है f में और d के अंदर n-1 होता है। तो आप पहले तो यही ढूंढ लो, n-2 c वाले में दिख रहा है n-1, और हाँ ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके लिए? f ब्लॉक के लिए। अब सुनना, ये f ब्लॉक की है। अगर मैं d ब्लॉक का लिख दूं, किसका लिख दूं? d ब्लॉक का। तो d ब्लॉक का याद क्या रखोगे? n-1 d 1 से लेके 10 और ns 0 से लेकर के 2, ठीक है ना। ये d ब्लॉक का होता है। और अगर मैं s ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ns 1 से लेके 2, 0 से 2 नहीं होता, 1 से 2, ठीक है ना। और अगर आप p ब्लॉक का लिखोगे तो p ब्लॉक का हो जाएगा ns 1 से 1s2 ns2 और n p में 1 से लेके कितना होगा? 6 तक होगा ना, ठीक है ना। क्लियर? तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसके लिए? एस पी डी जो भी ब्लॉक्स आएंगे। क्लियर है बात? कोई समझता है यहां तक? नहीं। तो अगर मैं अब आगे चलूं तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, द शेप ऑफ आई बी आर टू माइनस। इसकी शेप हमें बतानी है। तो अगर हम बात करें, सेंट्रल एटम कौन होगा? मेरा आई होगा। हम क्या निकालते हैं? एक्स निकालते हैं 1/2 इंटू में सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आई है, आयोडीन का कितना होता है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है प्लस। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना? एक्स इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हट जा भाई, वी प्लस एम प्लस ए माइनस सी। वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल मेटल एटम, एम क्या है? मोनोवैलेंट एटम। एम मोनोवैलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ये सब होंगे, ठीक है ना। और ए क्या है? एनायन, यानी अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ देते हैं। और सी क्या है? कटायन, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटा देंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन का तो 7 होता है। मोनोवैलेंट एटम आयोडीन को छोड़ दीजिए, कौन है? 2 है, बी आर। तो एम की जगह 2 आ जाएगा, प्लस माइनस चार्ज है तो उसको क्या करेंगे? +1 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1/2 और 10 हो जाएगा ना। कितना आ गया आंसर? 5। तो अब मुझे निकालना होता है लोन पेयर। तो अगर मैं लोन पेयर निकालूंगा तो कितना आएगा? एक्स जो निकला है उसमें से माइनस करते हैं सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग में कितने एटम है? 2। -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। यानी कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 3 लोन पेयर। और मेरे पास क्या है? 2 सराउंडिंग एटम है, 2 सराउंडिंग एटम है, 3 लोन पेयर हैं। तो कैसा हो जाएगा? AB2 E3, यही है ना। अब अगर आप देखोगे तो AB2 E3 है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 क्या है? लोन पेयर हैं। तो अगर इस हिसाब से आप ज्योमेट्री बनाने जाओगे तो ए को सेंटर में रखोगे, 3 और 2 यानी ई और बी को मिला के टोटल कितने हैं? 5 ना। तो 5 वाली ज्योमेट्री कैसी बनती है? ऐसे। सही बात है ना। इसमें आपको कोशिश करना है लोन पेयर को दूर दूर रखने की। तो लोन पेयर को अगर दूर दूर रखोगे तो एक लोन पेयर यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। अब बोलोगे सर इसमें रखने से दूर दूर कैसे हुआ? भाई साहब, ये वाले जो बॉन्ड एंगल होते हैं 120 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 120 डिग्री के, पता है ना। तो ये वाले बॉन्ड एंगल कितने? 120 डिग्री के। तो 120 डिग्री से ज्यादा और क्या कर सकते हो? दूसरा बॉन्ड एंगल तो 90 का है। तो मतलब मेरे पास बचा क्या? एक बी को मैं यहां रखूंगा, एक बी को यहां रखूंगा। अब अगर मैं थोड़ी सी शक्ल घुमा दूं ऐसे, तो आपको क्या लग रहा है? एक सीधी लाइन नहीं दिख रही है बी और बी को? क्योंकि जब हम बात करते हैं किसकी? शेप की, तो शेप में हम क्या नहीं देखते हैं? लोन पेयर को देखते ही नहीं है। तो बी और बी क्या दिख रही है? एक सीधी लाइन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये कि लीनियर है। कैसा है? लीनियर।
यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो, कह रहा ड्रॉ द शेप ऑफ ClF3SF6। ठीक है, कोई नहीं, बना देते हैं। तो एज यूजुअल जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, तो x इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको a फर्स्ट वाले को, तो 1/2 Cl है, 7 होता है बैलेंस, और F3 है यानी 3, कोई चार्ज हो जाए है नहीं, तो आंसर इसका आ जाएगा 5। तो लोन पेयर निकालने जाएंगे, 5 माइनस सराउंडिंग, सराउंडिंग कितने हैं 3, कितना आएगा 2 आएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास अगर हम बात करें, सेंट्रल एटम को हम क्या लिखते हैं A, सराउंडिंग एटम को क्या लिखते हैं B, तो सराउंडिंग 3 है तो B3, लोन पेयर कितने आए 2, तो E2, AB3 E2। और मुझे इसकी शेप बनानी है, तो भाई साहब AB3 E2 में अगर मान लिया मैंने A बनाया, इसको क्या बना रहा हूं, Cl बना दो ना सीधा, Cl बना रहा हूं। तो अगर हम बात करें 3 और 2 मिला के 5 है, तो अभी जो पीछे बनाया था वैसा टाइप का ही बनेगा, सही बात है। अब आपको पता है कि लोन पेयर हमें कहां रखना है, दूर दूर रखना है। तो अगर हमें लोन पेयर दूर दूर रखना है तो क्या करें, मेरे पास क्या है B3 है ना, तो B3 में एक मैं क्या करूं, लोन पेयर यहां रख दे रहा हूं, एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, एक लोन पेयर मैंने कहां रख दिया, यहां रख दिया, 120 डिग्री के एंगल पे हो गए। उसके बाद बचे क्या 3B, तो B में कौन है F है ना, एक F यहां रखा, एक यहां F रखा, एक यहां F रखा। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये शेप कैसी दिख रही है, नाम तो मेरा याद ही है, नालायक शेप, लोन पेयर छोड़ो, टी नहीं बचा, तो कौन सी शेप है ये, टी शेप है। कैसी शेप है, टी शेप। तो ये हो गई स्ट्रक्चर इसकी। दूसरे वाले की बना लेते हैं। सर अगर हम दूसरे वाले की बनाने चलें तो हमारे पास है SF6, तो सर अगर निकालेंगे x इज इक्वल टू आएगा 1/2, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और फ्लोरीन कितने हैं 6, तो आंसर आएगा 6। अगर हम लोन पेयर निकालने चलेंगे सर, तो आ जाएगा 6 माइनस सराउंडिंग कितने हैं 6, तो कितना 0, मतलब सीधा आ जाएगा। इसके लिए आ गया A और इसका B6, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो सीधा सा क्या हो जाएगा AB6। अब जब AB6 बदल गया तो क्या करना है, सल्फर को सेंटर में रखना है। 6 वाला कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 और 6, हर जगह पे क्या लगा देना है, फ्लोरीन। इसे कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, तो बन जाएगा क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, कह रहा है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज मोर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन था थ्योरी में। तो कह रहा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास एक मेटल M था, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया था। ये मेटल M कौन से स्टेट में होगा, गैसीय स्टेट में होगा, ध्यान रखना इसको। तो इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकलवाया, ये M+ में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है वो IE1 होती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने M+ लिया, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकलवाया, तो ये क्या बन गया, M2+ बन गया। और इससे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो IE2 थी। तो ये कह रहा है IE2 इज ग्रेटर देन IE1। तो इसी का कारण देना है आपको, ठीक है ना, इसी का क्या करना है, कारण देना है। तो आप बताओ क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का क्या हो गया, बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो अगला इलेक्ट्रॉन आसानी से न्यूक्लियस थोड़ी जाने देगा, जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा ना। इसलिए सेकंड टाइम पे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो क्या बोलोगे, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एटम acquires positive charge and Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। क्लियर है बात। तो यही रीजन, मतलब स्टेटमेंट के बाद बिकॉज करके आगे लिख देना। इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई साहब, देखते हैं। कह रहा व्हाई द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब देखना ध्यान से,
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव कह रहा है तो इसको मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में देखो, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सल्फर की ज्यादा होगी। मोर नेगेटिव का मतलब ज्यादा एनर्जी लूज कर रहा है वो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद खुश ज्यादा हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था तभी तो खुश हो रहा है। सही बात है ना भाई, कह रहा है मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मोर नेगेटिव का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज किया, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज किया इसका मतलब खुश हुआ इलेक्ट्रॉन लेने देने के बाद। और ये वाला केस मैंने कहा समझाया था, फ्लोरीन क्लोरीन का जब समझा रहा था तो बताया था फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, तो फ्लोरीन से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है, जबकि क्लोरीन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए फ्लोरीन का क्या होता है कम, क्लोरीन का ज्यादा होता है। वही सेम सिचुएशन किसके लिए होती है, इसके लिए। मैंने सिंपल शब्दों में क्या बोला था कि सेकंड जो पीरियड के एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो कह रहा भैया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव देन द ऑक्सीजन। आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन कैसा है, छोटे साइज का होता है, ऑक्सीजन इज इन स्मॉलर, इज स्मॉलर इन साइज, इज स्मॉलर in size as compared to sulfur, therefore on gaining electron inter इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, एफिनिटी डिक्रीजेज। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम हो गई तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी thus have less negative electron gain enthalpy, have less negative delta H Eg, देख सकता हूं ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लियर मत। यानी ऑक्सीजन जी कम होगी इसका मतलब सल्फर की ज्यादा होगी, यही तो एक्सप्लेन किया हमने, बताया कि ऑक्सीजन जी कम होगी तो भैया ऑक्सीजन जी कम है इसलिए सल्फर की ज्यादा है, कंपैरिजन में तो हो रहा है कम। तो अगर हम आगे चलें तो कह रहा है एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन SF6 यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड डिफाइन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। कह रहा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसे डिफाइन भी करना है और एक्सप्लेन करना है SF6 को यूजिंग दी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं। तो पहली बात तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यही होता है ना 10, हाँ 16, ठीक है ना। अब सुनना, हम बनाते हैं कहां पर, ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर बनाएंगे तो भैया इसकी वैलेंस सेल कौन सी होगी सर, 3s और 3p है, लेकिन 3p के साथ में एक और इसके पास क्या होगा 3d तो खाली पड़ा होगा। तो ये है 3s इसका, यह है इसका 3p और यह इसका 3d। 3p में 3 डब्बे और d में 5 डब्बे, सही बात है। तो अगर हम बात करें p के s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे सर 2, यहाँ 4 थे तो पहले एक एक भरेंगे उसका दिया पेयरिंग करवाएंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है पहले क्या करना होता है एक्साइटेशन, क्योंकि इसको बनाना कितने बॉन्ड हैं 6 है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बस 2। तो क्या करेगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करा के वहां भेजेगा, इसको भी यहां से हटाते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक यहां से एक यहां से चले आएंगे, ठीक है ना। तो टोटल कितनी ऑर्बिटल हो गई, अब 6 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गई। तो अब जब 6 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गई तो हमने क्या किया, हाँ इसको ऐसे कर सकता हूं कि मतलब दिखाने के लिए कि हाँ इन्हीं को हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए 6 बॉक्सेस चाहिए ना हमें, तो 1 2 3 4 6, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, सही बात है। और यहाँ एरो पे क्या एक फ्लोरीन, यहाँ भी क्या एक फ्लोरीन
यहाँ भी क्या फ्लोरीन, और यहाँ भी क्या फ्लोरीन, और यहाँ भी क्या फ्लोरीन, और यहाँ सही बात है। जब इतना बन जाए तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3d2i। हमें स्ट्रक्चर भी इसकी बनानी है, तो अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर सल्फर, एक एफ यहाँ आएगा, एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं ना? ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, सब ठीक है। कह रहा है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ये डिफाइन भी करना है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ना, ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी is called hybridization, is called hybridization। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं। सर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2+। ठीक है ना? तो हमने ये किया हुआ है पहले से, बस यहां भी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। तो अगर हम बात करें O2+, तो ये कहां आता है? O2 और F2 वाली कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। और अगर हम O2 और F2 की कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करें तो क्या होता है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, उसके बाद फिर पाई 2px 2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई 2p y। कितने हो गए टोटल? 14 ना। अभी एक बचा हुआ है, तो ये कहाँ आएगा? पाई स्टार 2px, और इसमें एक 1 आ जाएगा, और ये इक्वल टू होता है पाई स्टार 2py। क्लियर है बात? इसके बाद भी आता है सिग्मा स्टार 2pz, बट हमें लिखने की उसकी जरूरत नहीं है। अब रही बात कि मुझे क्या बताना है? बॉन्ड ऑर्डर। सर बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। कितने हैं? 10 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। सही बात है। तो अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की तो क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग कितने? 10 माइनस 5 अपॉन में 2, आंसर आएगा 2.5। सही बात है। अब मैग्नेटिक नेचर की बात कर रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है नालायक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे दो के जोड़े में एक ही तो है, सिंगल यहाँ। तो कितना है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कैसा होगा ये? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरा हाँ, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई। ठीक है, चलते अगले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा? ठीक है ना? सुनो, हमेशा ज्यादातर केस में आपको बॉन्ड एंगल देख के आराम से पता चल जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। देखो H2O, अगर H2O का जनरल फॉर्म निकालोगे तो क्या आता है? AB2E2। क्या आता है? AB2E2। अगर H2S का जनरल फॉर्म निकालोगे तो आता है AB2E2। कैसे? वही फॉर्मूला लगा के, एक्स वाला फॉर्मूला लगा के निकाला है। ठीक है ना? बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे खुद आने लगेगा। इसका क्या आता है? AB3E। ठीक है ना? SO2 का क्या आता है? AB2 बस आता है। ठीक है ना? सल्फर का 6 होता है, और नहीं AB2E आ जाएगा ना। सल्फर का कितना होता है? 6, और 6 का ऑक्सीजन तो जोड़ना उड़ना है नहीं। 6 का आधा कितना होगा? 3, और 3 में से 2 सराउंडिंग माइनस करोगे तो 1 लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है ना? तो सुनना, जब मुझे पता चल गया तो ये
आपको क्या दिख रहा है, ये 3 है ना मिला के, AB2E मिला के, तो मतलब यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का आसपास होगा। हाँ 120 पूरा नहीं होगा क्योंकि एक लोन पेयर है, लोन पेयर से बॉन्ड एंगल कम होता है, बट अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 120 के आसपास होगा। ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल, 4 यहां भी दिख रहे हैं, बी और ई को मिला के, बी और ई को मिला के 4 यहां भी, मतलब ये भी ज्योमेट्री में कौन सा आएगा, टेट्राहेड्रल में आएगा। ये भी कौन आएगा, टेट्राहेड्रल में आएगा। ये भी कहां आएगा, टेट्राहेड्रल में आएगा। सही बात है ना, मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, शेप पे मत जाना, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूं, ज्योमेट्री की। तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, अब सर इनमें से किसका होगा, जिसके पास लोन पेयर कम, यानी अगर लोन पेयर कम है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। लोन पेयर कम है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। ये लिख देता हूं पूरा, बाद में पता चले समझना है क्या लिखा मैंने। बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। तो भैया इनके पास लोन पेयर क्या है, कम, एक ही लोन पेयर है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। लेकिन सर इसमें तो दोनों के पास लोन पेयर भी सेम है। सही बात है ना, ये इशू आएगा, बहुत रेयर आता है। जब ये इशू आए तो आपको देखना है सेंट्रल एटम। क्या देखना है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा, यानी सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। बॉन्ड एंगल क्या होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझे। और दूसरी बात, सर अगर गलती से सेंट्रल एटम भी सेम हो गए तो सराउंडिंग अलग होंगे। अरे अगर सराउंडिंग भी सेंट्रल दोनों सेम हो गए तो मतलब कंपाउंड ही सेम है ना, या तो सेंट्रल अलग होगा या तो सराउंडिंग अलग होगा। यहां सराउंडिंग सेम है, सेंट्रल अलग है। लेकिन अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि सराउंडिंग अलग है तो याद रखना, सराउंडिंग का साइज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। अब भैया यहां तो सराउंडिंग सेम है, तो आंसर मुझे सेंट्रल से देना पड़ेगा। सही बात है ना। तो ऑक्सीजन और सल्फर में से किसका साइज बड़ा होता है, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है डाउन द ग्रुप में, सल्फर का साइज बड़ा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। सही बात है ना, हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट ना, तो स्मॉलेस्ट हमें ढूंढना था, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात। चल कह रहा है यूजिंग वेस्पर थ्योरी ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, यानी सबकी शेप बनानी है। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं आप लोग भी थोड़ा कॉपी और पेन निकाल लो और फटाफट जो है थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है ना, XeF4, XE की अगर हम बात करें, जेनॉन है, जेनॉन मतलब कहां आता है, नोबल गैसेस में, और नोबल गैसेस के लिए अगर निकालोगे तो हाफ इंटू में नोबल गैस का 8 होता है, फ्लोरीन कितने हैं 4, तो 8 4 12, आंसर कितना आएगा 6। अगर आप लोन पेयर निकालने जाओगे तो जो आंसर आया है इसमें से माइनस करोगे सराउंडिंग को, 6 माइनस 4 कितना आएगा 2, यानी जनरल फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, AB4E2। क्या बन जाएगी, AB4E2। अच्छा देखो मैं एक क्वेश्चन, इसको तो चलो मैंने कर दिया ऐसे, बट मैं एक क्वेश्चन पूरा कर रहा हूं प्रॉपर कि आपके पेपर में आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो ये बात की मैंने यहां तक। अब आपको पता है अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जेनॉन रहेगा। अब AB4 में मतलब B4 और E2 मतलब टोटल 6 होंगे, तो 6 वाले में केस में ऐसा बनता है ना। तो अब कहीं भी किसी को भी लगा दो क्या फर्क पड़ता है, तो लोन पेयर को कहां रखो, अपोजिट रख दो, एक यहां और एक यहां, ताकि ये दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बचा क्या हमारे पास, यहां बी बचे, बी की जगह क्या एफ, एफ एफ। क्लियर है बात, बना दोगे। लेकिन सुनो हमें पूरा प्रॉपर कर रहा हूं, ये कैसे हमें पेपर में सॉल्व करना है। जैसे मान लिया मेरे पास BeCl2 आता, तो मैं पहले क्या निकालता, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू में V प्लस M प्लस माइनस C। ठीक है ना, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, कितने हैं बैलेंस बेरिलियम के 2, सराउंडिंग कितने हैं 2, आंसर कितना आया, टोटल सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, बैक हो जा भाई, हाँ 2। ठीक है ना, फिर निकालेंगे लोन पेयर, लोन पेयर इज इक्वल टू x माइनस सराउंडिंग एटम। आप सराउंडिंग एटम लिखो या लिंक्ड एटम लिखो, दोनों बातें सेम है। तो कितना है 2, सराउंडिंग कितने हैं 2, कितना आया 0। हेंस फॉर्म कौन सा होगा, बी, बीई के लिए हम क्या लगाएंगे A, सेंट्रल एटम किसको माना है बेरिलियम को ना, तो उसके लिए A,
सराउंडिंग के लिए हम लिखते हैं बी, और सराउंडिंग कितने 2, तो B2 लोन पेयर आया नहीं तो लिखना है ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगे AB2 हो गया। AB2 कैसा होता है लीनियर, कैसा होता है लीनियर। अब डायग्राम बना लोगे तो लीनियर कैसे बनाते हैं, बी एक इधर सर Cl एक इधर Cl और यहां नीचे लिखेंगे क्या लीनियर। इस तरीके से पूरा प्रॉपर करना है, ठीक है ना, क्लियर। बाकी डायरेक्ट बताना हो तो डायरेक्ट सब मिले पता चल जाएंगे। जैसे इसका निकालोगे तो आएगा AB3, इसका निकालोगे आएगा AB4, इसका निकालोगे आर्सेनिक है ना, तो आर्सेनिक का आपका आता है नाइट्रोजन वाले फैमिली में आता है 5 5 10 5, इसका भी आएगा AB5। H2S का होगा AB2 E2, PH3 का होगा AB3, ठीक है ना। 5 3 8 8, एक मिनट, फास्फोरस का होता है 5 5 3 8 8 का आधा 4 और 4 में 1 आ जाएगा लोन पेयर ना, ठीक है ना, AB3E। तो ये सारे मैंने बता दिए, स्ट्रक्चर बन जाएगी, निकालने का तरीका सबका क्या रहेगा सेम, क्लियर बात। अगर किसी में दिक्कत आती है तो बताना। चलो मैं आगे, ठीक है, एक आध दो निकाल लो, 2 मिनट रुक जाता हूं मैं। चलो भाई आप लोगों ने कर ही लिया, अब आगे चलते हैं। कह रहा है व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम। तो भाई साहब आपको याद है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, हाँ, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है ना, इंडियम और थैलियम, क्लियर है बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप आने पर साइज बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इस हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका कम, मतलब इसका थोड़ा ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, यानी गैलियम का एल्युमिनियम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट क्या कह रहे हैं, गैलियम का ज्यादा है एल्युमिनियम से, कुछ लफड़ा हुआ है। तो इससे पहले कौन आते हैं, 3D वाले एलिमेंट आते हैं। कौन आते हैं, 3D एलिमेंट। और मैंने बताया था 3D की पुअर सील्डिंग होती है, और भैया इनकी पुअर सील्डिंग की वजह से क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साइज क्या हो जाता है छोटा, और साइज छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप सीधा सीधा आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन। तो छोटे शब्दों में यही आंसर है, बट अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो, इन गैलियम या जो बिफोर गैलियम 3D क्या होंगे, 3D subcellular filled which has poor shielding effect, therefore size of the gallium decreases, as a result ionization enthalpy increases due to transition contraction। समझ गया ना क्या बोला मैंने, बिफोर गैलियम 3D subcells are filled which has poor shielding effect, as a result size of the gallium decreases and ionization energy increases due to transition contraction, ठीक है ना। वो साइज को डिक्रीज होना उसी को हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे थे, ठीक है ना। चलो आगे, अगला कह रहे हैं Mg2+ आयन इज स्मॉलर देन O2- आयन ऑल्दो बोथ हैव आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब O2- में कितने इलेक्ट्रॉन 10, Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन 10, तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। लेकिन कह रहे हैं Mg2+ छोटे साइज का है, O2- बड़े साइज का है, क्योंकि भैया Mg2+ में कितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, अरे Mg का कितना होता है एटॉमिक नंबर, नालायक को इतना सोचना पड़ता है, 12 है। ऑक्सीजन का कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। नालायक निकलोगे तुम लोग एकदम पूरा। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन नंबर भी 12 है। यहां प्रोटॉन 12 है, यहां प्रोटॉन 10 कितने हैं 8 हैं। तो भैया प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वहां 12 प्रोटॉन मिलकर अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, और यहाँ हाँ, तो बताओ क्या होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। या फिर एक और आसान सा तरीका ये भी है, आपको मैंने ये बता भी रखा है पहले, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि जब जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है, तो साइज क्या होता है, तो आप यही बोल सकते हो, अगर यहीं पे लिखना चाहो थोड़ा और कम स्पेस बचा के, तो 1 अपॉन में साइज। सही बात है ना।
तो अब इसी वजह से क्या हुआ, देयरफॉर क्या होगा, Mg2 प्लस स्मॉलर होगा, Mg2 प्लस स्मॉलर देन O2 माइनस। ठीक है, चलो कह रहा राइट द आईयूपीएसी नेम एंड द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक, 120 नंबर का है, मतलब 120 नंबर एटॉमिक नंबर है, इसका हमें सिंबल और नाम लिखना है। तो एक के लिए क्या लिखते हैं, अन, दो के लिए क्या लिखते हैं, बाई। अच्छा, अन का यू कैपिटल रहेगा ना, आ जाओ भाई, अन बाई, जीरो के लिए क्या लिखते हैं, नील, उसका फिर क्या लगाते हैं, ईएम, अन बाई नील ईएम। उसका सिंबल की अगर बात करोगे तो यू, बाई का बी ले लेंगे और नील का एन ले लेंगे। तो मतलब ये जो तीन लेटर थे ना, 1 2 0, इनके पहले पहले वर्ड मतलब पहले पहले लेटर उठा लेते हैं। तो अन का यू, बाई का बी और उसका नील का एन, तो क्या हो जाएगा, यू बी एन हो जाएगा, इसका सिंबल। हो गया, बात खत्म। चलते हैं, among the following the compound that contain ionic covalent and coordination linkage, मतलब सुनो ध्यान से, कह रहा इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके पास आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, सारे बॉन्ड मौजूद है। यानी एक ऐसा कंपाउंड इनमें से है जिसके पास आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सारे बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन, सही बात है ना। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ने दिया और दोनों की क्या होगी, शेयरिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ही होती है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही बंदा होता है, सही बात है ना। मैंने कई बार आपको समझाया है कि अगर 5 रुपए मैं दूं, 5 रुपए आप दो, 10 रुपए की चॉकलेट आए, आधा आधा खाएं, क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग। 10 रुपए मैंने दिया, लेके आए चॉकलेट, आधा आधा खाया, तो मेरा तो नुकसान हुआ, 10 रुपए मेरे गए, लेकिन शेयरिंग तब भी हुई। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। दोनों में ही शेयरिंग होती है, बट शेयरिंग में एक ही बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है दोनों को दोनों, तो वो कोऑर्डिनेट है, और अदरवाइज क्या हो जाएगा, कोवलेंट हो जाएगा। अब जैसे अगर आप देखो तो आपको समझ आना चाहिए, NH3 नहीं है, NaCl आयनिक होता है, CO2 पूरा कोवलेंट होता है। रही बात ये कैसे हुआ, इसको समझो। अगर हम बात करें NH3 की, तो आपको पता है NH3 में 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज होते हैं और एक लोन पेयर होता है, सही बात है ना। अगर कहीं गरीब H+ मिल जाए तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है। आप बताओ, अपना लोन पेयर दे दिया मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मतलब अगर NH3 से NH4 में जा रहा है तो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट, और इस पे आएगा प्लस चार्ज, और क्योंकि इसके साथ Cl जुड़ा वो माइनस का, तो प्लस माइनस फिर से क्या हो गया, आयनिक भी हो गया। मतलब एक हाइड्रोजन के साथ उसने कोऑर्डिनेट बनाया है, 3 हाइड्रोजन के साथ उसने कोवलेंट बनाया है, और क्लोरीन के साथ आयनिक बनाया है। तो एक ही कंपाउंड के अंदर तीनों बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे, NH4Cl। ठीक है ना, क्लियर। चलो, among the second period element the actual ionization enthalpies are in the order, इस ऑर्डर में है। कह रहा एक्सप्लेन, बेरिलियम की हायर क्यों है बोरॉन से, और ऑक्सीजन की लोअर क्यों है, कहां गया, हैज लोअर एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है ना। मेन इशू आपको पता है कि नाइट्रोजन के साथ हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का इशू है, यहां भी हाफ, उसमें पेनिट्रेशन का इफेक्ट होता है, वो भी देखेंगे। फ्लोरीन से क्यों कम होता है, एज ए नॉर्मल जनरल ट्रेंड की तरह। तो पहले जो एक्सेप्शनल चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या कह रहा है, बेरिलियम और बोरॉन। तो अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, बोरॉन की, हमारा नॉर्मल ट्रेंड यानी जनरल रूल क्या कहता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, यानी इधर से इधर जाते हो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इस हिसाब से बोरॉन बाद में आता है, बेरिलियम पहले आता है, तो बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, बेरिलियम की कम होनी चाहिए। लेकिन आप देखो यहां उल्टा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमें एक्सप्लेनेशन इसका देना पड़ेगा। तो भैया बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4, बोरॉन का कितना, 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1। आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है मुझे, P1 से, मतलब P से निकालना है। यहां कहां से निकालना है, S से। पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है, S होता है, उसके बाद P होता है, तो S से निकालना
मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत करीब है, और पी से निकालना क्या है, आसान है, ठीक है ना। तो ड्यू टू क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, इसी को आप बोल सकते हो पेनिट्रेशन पावर। क्या बोल सकते हो, पेनिट्रेशन पावर। क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जो होगी किसकी, बेरिलियम की, ज्यादा होगी किससे, बोरॉन से। हो गया आंसर। लेकिन अगर यही सेकंड कंपेयर करता, मैंने सेकंड भी करवाया है, बट अगर सेकंड कंपेयर करते, सेकंड का मतलब सर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये कितना बचा होगा सेकंड में, 1s2 2s1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1s2 2s2। आप बताओ, ये 2s2 है, ये 2s1 है, ये हाफ फील्ड है, वो फुल्ली फील्ड है। फुल्ली फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा और यहां से निकालना आसान। यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज हायर देन बेरिलियम। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज हायर देन बेरिलियम। क्लियर है ना बात, ठीक। तो हमसे बस फर्स्ट पूछा था तो हमने फर्स्ट बता दिया भाई, सेकंड की बात मैंने समझा दी आपको। इसके बाद क्या रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को पहले कंपेयर कर लेते हैं, बाद में चलेंगे बाकी जगह पर। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 8 7, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p3। आप बताओ ये क्या है, हाफ फील्ड है। क्या है, हाफ फील्ड है। और ये क्या है, इनकम्प्लीट फील्ड, इनकम्प्लीट। तो आप बोलोगे भैया हाफ फील्ड स्टेबल होता है, ठीक है ना। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, अब स्टेटमेंट लिखना तो आ ही गया है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल देयरफॉर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब अगर मैं लिखूंगा IE1 यानी आयोनाइजेशन एनर्जी 1, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन से। क्यों, हाफ फील्ड की वजह से। सही बात है। लेकिन अब सुना ध्यान से, अगर सेकंड का पूछ लेता तो, सर अगर सेकंड का पूछता तो हम पता क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर करते तो 2p2 हो जाता, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर करते 2p3 हो जाता। सर अब ये हाफ फील्ड हो गया, तो क्योंकि ये हाफ फील्ड हुआ तो अब ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब यहां हमसे पूछा है फ्लोरीन का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो कंपेयर कर दिया, हमसे पूछा है ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, सॉरी ऑक्सीजन हैज लोअर एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो मतलब फ्लोरीन से कम है ऑक्सीजन की, क्यों है भाई साहब, तो हमें पता है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। हाँ, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और आप बताओ, आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या होता है, घटता है। तो साइज घट रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और फ्लोरीन कहाँ आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है, तो ऑब्वियसली साइज छोटा होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू नाइट्रो ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर है बात, ठीक, समझ गए। चलते हैं आगे। कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड हैविंग एटॉमिक नंबर 9, इतना इतना, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बनाना है, और सारे हैलोजन है भाई साहब। तो इसका मतलब हैलोजन है तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, दैट इज द डाउन द ग्रुप। सही बात है ना। आपको पता है डाउन द ग्रुप सब कुछ ट्रेंड अच्छा चलता है, सिर्फ यहीं पर स्विचिंग होती है, सेकंड और थर्ड पीरियड में होती है स्विचिंग। ये ज्यादा होता है और ये कम होता है, बाकी सब सेम। इसका मतलब ऑर्डर में क्लोरीन पहले आएगा, फिर फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। कहाँ है ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। रंग बदल देते हैं थोड़ा, ठीक है, क्लियर। कह रहा N2 इज डायमैग्नेटिक व्हाइल O2 इज अ पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं N2 और O2 का, तो करते हैं। N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा
2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px2, उसके बाद पाई 2py2। सही बात है ना? यहां तक कोई समस्या किसी को? पास कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने? 12 भरे हैं बस। सही में वही तो कह रहा हूं। कितने भरे हैं? 14 भरे हैं। कितने भरे हैं? 14। तो नाइट्रोजन का तो हो गया खत्म। नाइट्रोजन के तो 14 ही होते हैं टोटल N2 के। सही बात है ना? आ जाते हैं किस पे? O2 पे। तो अगर हम O2 पे आए, O2 के कितने होते हैं? 16। तो हमें और चाहिए होगा पाई स्टार 2px 1 में आएगा, और पाई स्टार 2py में भी क्या आएगा? 1 आएगा। सही बात है। तो अब आप बताओ मुझे, ऊपर वाले जो केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए क्या? नीचे वाले जो केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? बिल्कुल। तो यहां लिखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या होगा? डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, इसलिए क्या होगा? ये पैरा मैग्नेटिक। चल अगला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, अरे वही थ्योरी है PCl5 वाली, इसीलिए लिखी हुई है। कर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, व्हाई ऑल PCl बॉन्ड आर नॉट सेम। क्यों सेम नहीं है वो लिखा हुआ है, बाकी एक्सप्लेन करना है हमें। अब सुनना, क्यों सेम नहीं है आपको पहले ही बताया है, फिर से बता रहा हूं। अगर हम PCl5 की बात करें तो ये P, ये बॉन्ड होते हैं ना, ये जो आपको इधर बॉन्ड दिख रहे हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ऊपर और नीचे वाले को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। मैंने बताया था इक्वेटोरियल का मतलब एक प्लेन पे है, और प्लेन पर जो 3 है तो 3 के बीच बॉन्ड कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। मतलब यहां बॉन्ड एंगल 120 का है। कितना है? 120 का। 120 का। लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ है तो 90, इसके नीचे भी कुछ है तब भी 90। जहां बॉन्ड एंगल कम होता है वहां रिपल्सन ज्यादा होता है। तो अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो भैया यहाँ पे जो एटम होंगे वो चाहेंगे दूर जाना, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां चाहेंगे दूर जाना, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। इसी वजह से दो अलग अलग टाइप की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है। यही लिखा हुआ है कि 120 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये थ्योरी आप आराम से पढ़ लोगे एक बार, ठीक है ना? अब मैं समझाता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो भैया हमारे पास PCl5 का बनाना है। फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 15 है ना? 3p3। ठीक। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, एक डब्बा एस का, 3 डब्बे पी के, और 5 डब्बे डी के, तो ये हो जाएगा 3s 3p 3d। सही बात है ना? एस में कितने हैं? 2, पी में कितने हैं? 3। कितने बॉन्ड बना रहे हैं आपको? 5। अभी कितने बन सकते हैं? सिर्फ 2, मतलब 3 बन सकते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो क्या होगा? यहां से निकाल के एक इधर भेजना है। अब कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 5। हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनका यूज करेंगे, तो यहां लिख सकता हूं sp3d। तो कितने डब्बे हमारे पास चाहिए? 5 ना? 1 2 3 5, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो यहाँ पर Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। उसका स्ट्रक्चर बनाने आओगे तो P, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, ऊपर Cl, ठीक। और बाकी थ्योरी सेकंड पार्ट का तो नीचे लिखा ही था। चलो, काउंट फॉर द फॉलोइंग, आंसर देना है इनका। कह रहा भैया हेलोजन है वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कह रहा हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों भाई साहब? क्योंकि हेलोजन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। हेलोजन का साइज, अब सोचो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
या आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को छोड़ के मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से सोचा करो, आसान होता है। कोई इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा? उसके पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, बहुत लालची हो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, बहुत छोटे साइज का हो, सही बात है ना, यही सब कारण होते हैं। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हैलोजन आते हैं ग्रुप नंबर 17 में, तो भैया साइज यहां से यहां जाने पर क्या होता है? डिक्रीज, यानी हैलोजन का साइज छोटा होता है। तो हैलोजन का साइज छोटा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और दूसरी बात इनके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। अरे छोटे साइज के अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। आप सोचो ना, यहां से जब शुरू करते हो तो वहां जाते जाते एटॉमिक नंबर 7 मतलब ग्रुप नंबर 17 में जाते हुए एटॉमिक नंबर 17 18 आ जाता है ना, सही बात है ना। तो यहां पे कितने थे? 2-4 प्रोटॉन थे, वहां कितने हैं? 17 प्रोटॉन है, वो भी छोटे साइज में, तो चार्ज डेंसिटी भी तो क्या होगी? ज्यादा। तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन शो करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन जितना बढ़िया शो करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेंगे, और जितना एनर्जी रिलीज करेंगे उसी को तो बोलते हैं हाई या मोर नेगेटिव, सही बात है ना। तो बेसिक फंडा क्या लिखेंगे हम भैया? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी एंड हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बाकी ऊपर की स्टेटमेंट तो मिला लेना इसमें, ठीक है ना। इन व्हाट पीरियड एंड ग्रुप द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 118 विल बी प्रेजेंट। तो भाई साहब Z इज इक्वल टू 118, कितनी मेहनत लगेगी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे करने में। इसीलिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? काम आती है। अब हमें पता है कि रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? रेडॉन का कितना होता है? 86। तो अगर हमें नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो हम यहां लिखेंगे रेडॉन Rn, मतलब 86 नंबर तक हमने कर दिया, 86 तक। इतना लिखने से तो दिख रहा है साइड में पीरियोडिक टेबल, दूर दूर जाके देखो। अरे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं महाराज तो नोबल गैसेस का यूज करते हैं, ऐसे किसी का थोड़ी यूज करेंगे 118 इसका यूज कर लें उसका यूज कर लें। तो नोबल गैसेस का कितना होता है? 86 होता है ना, लाइक कितना होता है? 86। आप सुना ध्यान से, रेडॉन कौन से पीरियड में आता है? 6th पीरियड में। किसमें आता है? 6th पीरियड में। और 118 नंबर का एलिमेंट कौन से पीरियड में आएगा? 7th में आएगा। तो सुना ध्यान से, पहले में आता है S, दूसरे में आता है SP, फिर आता है SP, फिर आता है SDP, फिर आता है SDP, और लास्ट में आता है SFDP। तो अब ध्यान से मेरी बात समझना कैसे करेंगे। SFDP, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि हम कौन से पीरियड में हैं? 7th में, तो S के सामने 7 आएगा, P के सामने भी 7 आएगा, D में एक कम आता है 6, और F में 2 कम आता है, तो कितना आएगा? अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 86 हो गए थे, तो यहां भरे कितने हो गए? 88। 14 यहां भरे कितने हो गए? 102, और 10 यहां भरे कितने हो गए? 112, और 6 यहां भरे कितने हो गए? 118। तो मतलब कहां पहुंच गए हम? 118 पहुंच गए। और बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा है आपने? P में। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? P ब्लॉक एलिमेंट होगा, पहली बात। तो दूसरी बात, इसका पीरियड नंबर कौन होगा? सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ N कितनी है? 7th पीरियड होगा, सही बात है। फिर बात करते हैं इसके ग्रुप की। सर P ब्लॉक का ग्रुप कैसे पता करते हैं? मैंने बताया था, क्या बताया था? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18th ग्रुप होगा इसका। क्या होगा? 18th ग्रुप। तो अगर कहीं आता है तो मैंने रूल्स ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, उसको फॉलो करिए और निकालिए उसको, ठीक है ना। हो गया। अगला रिलेटिव स्टेबिलिटी, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। भैया इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। हम देखो, हमारे पास O2 है, आप सोचो कि बहुत मेहनत लगेगी पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन सबके लिखने में, तो हम उसके लिए लिखते हैं K डैश, मतलब 8 हो गए, यानी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहां तक भर दिया हमने। K का मतलब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और K डैश का मतलब
सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s भर दिया इतना। 8 हो गए तो अब बचा क्या, सिग्मा 2p z। 8 हो गए थे तो यहां 2 डालूंगा तो 10, 16 टोटल होते हैं। अगले में क्या आएगा, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, उसका फिर पाई स्टार 2px1 और ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई स्टार 2py पे 1 ना। 16 हो गए पूरे, सही बात। ये किसका था, किसका है, O2 का है। हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं सबके, तभी तो कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी। 1 2 और एक और चाहिए था, जगह नहीं है नीचे। हाँ इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसको भी थोड़ा सा ऊपर। अब देखो सब में चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं उसको देखना ध्यान से। O2 प्लस है अगला, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। फिर है O2 माइनस, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो किसी एक 1 को क्या कर देना है, अच्छा तो उसी पे कर दिया, सॉरी उसमें सही कर दिया, हाँ ठीक है। तो ये नीचे वाले में क्या कर देना है, इसको 2 कर देना है। फिर क्या है 2 माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नहीं उसमें, हाँ अब ठीक है, इसमें 2 इसमें 2, ठीक है ना, हो गया। अब मुझे निकालना है क्या, सबका बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाऊंगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ 8 है तो 8 में से 4 बॉन्डिंग हुए, 4 एंटी बॉन्डिंग। इधर गिनो, 2 बॉन्डिंग है, 2 4 बॉन्डिंग, 2 6 बॉन्डिंग और 6 बॉन्डिंग इधर, 4 पहले बॉन्डिंग थे। अरे इधर 4 है, 8 में से 10 बॉन्डिंग हो गए, बाकी बचे हुए 6 एंटी बॉन्डिंग। सही बात है ना, अपॉन में 2 कितना आएगा 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर। सर 4 बॉन्डिंग तो इधर होंगे ही होंगे, गिनो उसको छोड़ो। सर 2 2 4 2 6, 6 बॉन्डिंग हुए और 4 इधर से 10 और 5 है एंटी बॉन्डिंग, यानी 15 थे टोटल। भाई O2 प्लस में कितने होते हैं 15, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन में 2, यानी कितना आएगा 2.5 O2 माइनस। तो इधर देखो 2 2 4 2 6, 6 तो है और 10, यानी 10 तो बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग देखो चेंज हो रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या हुआ, एक बढ़ गया है, तो एंटी बॉन्डिंग बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 5, नहीं कितना एंटी बॉन्डिंग, हाँ 5 7 हो गया ना, सॉरी अरे एंटी बॉन्डिंग 7 हुआ है, क्योंकि टोटल 17 है और 10 बॉन्डिंग हुए, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 7/2 कितना आया 1.5। अब इस लास्ट वाले को ऊपर निकाल रहा हूं मैं, यहां बॉन्ड ऑर्डर ये लास्ट वाले का है, ठीक है ना इसका। तो अब देखो इसमें कितने हो गए सर, 10 तो वही रहेंगे बॉन्डिंग वाले, और बाकी बचे हुए 18 में से 8 क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग होंगे, तो 10 माइनस 8 अपॉन में 2 कितना आएगा 1 आएगा। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है O2 प्लस का, तो O2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर दूसरे नंबर पे कौन, O2, फिर O2 माइनस O2 2 माइनस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर है बात। अब हो सकता था यहीं से पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर भी पूछ लेते तो बता देते अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, ठीक है ना, पूछा है, अच्छा यही पूछा था तो बता ही देते हैं। यहां बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा पैरा मैग्नेटिक, लिख दोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी कैसा होगा समझ गए ना पैरामैग्नेटिक, और इसमें भी अनपेयर्ड एक है पैरा, और लास्ट वाला क्या होगा डाया, लास्ट वाला डायमैग्नेटिक, ठीक है। चलो अब चलते हैं गिव रीजन। NH3 है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PS3। देखो जब बॉइलिंग पॉइंट आए ना तो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोच लिया करो। NH3 के पास क्या है हाइड्रोजन है,
और साथ में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन आता है तो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी वजह से क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। आप क्या बोलोगे, ड्यू टू एच बॉन्डिंग बोल सकता हूं, इन NH3। आप और नीचे कारण लिखना चाहो तो आप बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बॉन्डिंग अच्छी है वहां, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है NH3 में, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ज्यादा। कहाँ है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में जब हो, ऐसे ही पढ़ा है चैप्टर, इस चैप्टर के लास्ट में था, लास्ट में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोला था स्टीम वोलेटाइल होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, भैया सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस होते ही नहीं है भाई, सॉलिड स्टेट में फ्री आयन नहीं होते हैं, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, ठीक है। H2O हैज बेंट स्ट्रक्चर, अब भैया बेंट क्यों होता है, क्योंकि भैया इनके पास होता है लोन पेयर, और क्या, ठीक है ना, ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है ना। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, वही फिर से एमओटी वाला आ गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कितना कार्बन का कितना होता है, 6, ऑक्सीजन का कितना 8, कितना हो गया 14, अब 14 पे अगर करोगे तो के आ जाएगा, के डैश आ जाएगा, उसका देखो 14 से ज्यादा 14 है या 14 से ज्यादा हो तो पता है आपको कौन सा लगता है, 2pz2 आएगा, और यहाँ आएगा 2p मतलब पाई वाला सिग्मा, ठीक है ना, हाँ, तो पाई 2p2 और इज इक्वल टू पाई 2p y पे 2 हो गया 14, कोई अनपेयर्ड नहीं है, कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, तो भैया ये तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, हाँ ये डायमैग्नेटिक है, O2 माइनस अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, तो ये पैरा आता है, N2 कैसा आता है, डाई आता है, NO प्लस देखना पड़ेगा 7 है, और ऑक्सीजन पे कितने 8, 8 7 15 और एक प्लस है मतलब 14, मतलब ये भी क्या आएगा, डायमैग्नेटिक, एक ही पैरा आया है, अच्छा MCQ था ना तो एक ही आएगा ना ऑब्वियसली, ठीक है ना, मुझे लगा ABCD सारे सॉल्व करने, ठीक है चलो कोई नहीं, इस बहाने हमको MOT लगाना तो आ रहा है, क्लियर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H2, C2H2 मतलब C डबल बॉन्ड C, यही है ना स्ट्रक्चर, तो यहाँ पाई है 1 2 3 4 5, यानी सिग्मा है 5 और पाई है 1, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो अगर हम बात करें सिग्मा और इधर बात कर रहे हैं पाई, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, सही बात है ना। कहीं पर जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, ठीक है ना, फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा, फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा, यानी सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बनता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, ठीक है ना, स्ट्रांग या लिखो स्ट्रॉन्गर देन
पाई, और इसे क्या होगा, वीकर देन सिग्मा, या फिर आप बस ये लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है ना। इसके बाद और अगर आप लिखना चाहो तो अगर हम बात करें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है, उसमें क्या होती है, कम होती है। हाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, सही बात है ना। और इसमें क्या होगा, लो एक्सटेंट ऑफ ओवर, क्लियर है यहां तक। तो आप तो डिफरेंस हो जाएगा सिग्मा पाई में। चलो, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द CO3 माइनस एंड NO3 माइनस। एक मैं लिख रहा हूं, एक आप लिखना, ठीक है ना। तो भाई साहब पहले, अच्छा नीचे कुछ आंसर भी लिख रखे हैं, पहले देखते हैं। एक्सप्लेन वाई BeCl2 मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। BeCl2 नहीं, BF3 होना चाहिए। BeCl2 जीरो है, ठीक है, ये तो बात बढ़िया है, जीरो होता है, लेकिन जो आंसर लिखा हुआ है BF3 का लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ। क्या, अच्छा, इसको सही हटा। Why explain why BeCl2 have zero dipole moment। इसको मैं यहाँ एक सी पार्ट भी लिख रहा हूं, why dipole moment of BF3 is zero। कभी कभी क्वेश्चन बढ़ा भी लेना चाहिए, हमेशा घटाने थोड़ी है। तो अब पता चला इसका एक्सप्लेनेशन यहां दे रखा है, क्योंकि BF3 ऐसे दिखेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। याद रखना, ट्राइगोनल प्लेनर का हमेशा डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। अब सुनो ध्यान से, इसका वेक्टर इधर है, इन दोनों का इधर देखना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो इधर आता है, जो कि इसके इक्वल एंड अपोजिट होता है, और उसके कैंसिल होने की वजह से नेट रिजल्ट कैसा जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये थ्योरी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। अब रही बात, ये BeCl2 की बात कर देते हैं। तो BeCl2 जो होता है बच्चे, ये लीनियर होता है। कैसा होता है ये, लीनियर। और लीनियर का डायग्राम कैसे बनेगा, BeCl और Cl, इधर एक वेक्टर और इधर एक वेक्टर, तो न्यू नेट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। समझ गया ना। अब आ जाते हैं ऊपर वाले पे, राइट द रेजोनेंस ऑफ द CO3 माइनस NO3 माइनस। अब देखो, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जब के साथ जब स्ट्रक्चर बनानी हो, कितने माइनस है, एक माइनस ना, CO3 माइनस है। तो अगर एक माइनस है, इसका मतलब एक क्या होगा, एक माइनस नहीं होना चाहिए, दो माइनस होना चाहिए। दो माइनस है ना, हाँ वही तो कह रहा हूँ, एक माइनस कैसे हो सकता है, दो माइनस है। पहला तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सबके बना देंगे, जितने माइनस उतने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के, और बाकी डबल। तो दो माइनस है, दो सिंगल, और बाकी क्या हो जाएंगे, डबल। ऊपर वाला डबल कर देते हैं, ये डबल कर दिया, कितने हो जाएंगे, चार। और बाकी सब पे कितना देना है, छह छह, ठीक है। और इन सब पे क्या आएगा, माइनस माइनस। क्या करना होता है, एक बार डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे करूं मैं, चुपचाप इसकी 3 कॉपीज बना देता हूं, टेंशन खत्म। चुपचाप बनाना था, ठीक है, मैं बोलना बंद करता हूं। भैया ये रेजोनेंस होगी, लेकिन सुनना, थोड़ा चेंज करूंगा। क्या क्या, यहां से डबल बॉन्ड हटा के एक बार इधर लगा दिया, यहां से एक लोन पेयर हटा दिया, और यहां लगा के माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया, मतलब यहां रहने देते हैं ऐसे, यहां से हटाएंगे और इधर डबल लगा देंगे, बन गया रेजोनेंस, ठीक है ना। NO3 माइनस का बना लोगे, NO3 माइनस था ना, तो नाइट्रोजन, उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है, इस माइनस को एक बार यहां लाना है, एक बार यहां लाना है, एक बार तो यहां था, ये 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, बन जाएगा ना भाई। एक बार ऊपर, हाँ एक बार ऊपर वाले ऑक्सीजन को नेगेटिव किया है, एक बार इसको नेगेटिव करके बाकी दोनों को डबल कर देना, फिर एक बार इसको नेगेटिव करके बाकी दोनों को डबल कर देना, बन गई रेजोनेंस, ठीक। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। तो आपको पता है NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, सुनने में NF3 बढ़िया लगता है ज्यादा, लेकिन होता किसका है,
NF3 का होता है। क्यों भाई साहब, याद है ना डायग्राम ये बनवाया था मैंने। अगर हम बात करें इसमें देखोगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका इधर डायरेक्शन में, इसका इधर डायरेक्शन में, और लोन पेयर का डायरेक्शन ऊपर, सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट रिजल्ट कुछ भी आएगा लेकिन जीरो तो नहीं आएगा। लेकिन यहां देखना 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन है, 1 अपवर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, नेट रिजल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो भैया वहां कम हो रहा है, यहाँ कुछ भी कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका ज्यादा उसका कम होगा। और यही सारी बात यहाँ लिखी हुई है थ्योरी में, जो कि मैंने पहले भी समझा रखी है कि क्योंकि सारे के सारे वेक्टर इन केस ऑफ NH3 एक ही डायरेक्शन में है तो नेट रिजल्ट ज्यादा आता है, वेयरएज इन केस ऑफ NF3 एक डाइपोल जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट क्या आएगा, कम आएगा। एज अ रिजल्ट उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कह रहा है यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रिडिक्ट He2 डज नॉट एग्जिस्ट। जब कोई एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। तो कैसे करेंगे भाई साहब, हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 हो गए, मतलब 2 हीलियम होंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ना, 2 हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, 4। तो क्या होगा 1s2, सिग्मा कहाँ लगाएंगे, लगा देते हैं जल्दी से, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 खत्म। अब बताओ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2 अपॉन में 2 कितना आया, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं है, अरे कोई बॉन्ड नहीं है मतलब एग्जिस्ट नहीं करता ना, हेंस डज नॉट एग्जिस्ट। सही बात है। और कुछ था क्या नीचे, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, अभी किया था इसको, ठीक है ना, कर लिया है, ठीक है ना। कंसीडर एक्स एक्सिस द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मैंने बोला था जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन जनरल करते थे, बट अभी कह रहा है एक्स को कंसीडर करो। तो कह रहा है 1s सर, एस आए एक्सिस चाहे दुनिया जहान का कुछ भी ले लो, कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। सही बात है ना। कह रहा है नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो भैया ठीक है हम सारे बॉन्ड बता दे रहे हैं, जो पूछेगा वो सब आंसर मिल जाएगा। 1s2px, अब सुनना एक्सिस कौन सा है, एक्स कौन सा लिया है 2px, अगर एक्सिस ऑर्बिटल सेम होती है तो कौन सा बनता है, सिग्मा, बताया था ना। 2py एक्सिस ऑर्बिटल अलग अलग है तो मतलब कौन बनेगा, पाई, यहां क्या बनेगा, सिग्मा। तो आंसर कौन सा है, सी, जो सिग्मा नहीं बनाएगा वो पाई बनाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, वाह वाह क्या बात है, ये स्पीसीज कंसीडर करने हैं। कह रहा व्हाट इज कॉमन इन देम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देखो एन ऊपर 3 आएगा नीचे नहीं, अरे 3 माइनस हो तभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, और ये 2 माइनस कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है ना, और बाकी सब ठीक है। तो N3 माइनस मतलब 7 और 3 10, 8 और 2 10, और 9 1 10, सोडियम 11 में से 1 क्या है 10 10, सब ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। करेक्ट कॉमन क्या है इनमें, तो आंसर दोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है ना। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, तो बताया था पॉजिटिव चार्ज का कम, नेगेटिव का ज्यादा, न्यूट्रल बीच में आता है, तो बताओ सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, इंक्रीजिंग में करना है ना, तो हाँ ठीक है, सबसे छोटा Al3+, उससे ज्यादा Mg2+, उससे ज्यादा न्यूट्रल है कोई नहीं, तो फिर F-, फिर O2-, N3-, लो हो गया ऑर्डर, ठीक है। चल एक्सप्लेन व्हाई कटायन आर स्मॉलर एंड अनायन आर लार्जर इन साइज, मैंने बताया है कटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट साइज छोटा हो जाएगा। अनायन में नेगेटिव चार्ज होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है, इससे साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, मजा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है ना, क्लियर। चलते हैं अगले पे, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, इतनी है। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म ऑफ जूल पर मोल, ग्राउंड स्टेट में इतनी है और मुझे निकालनी है आयोनाइजेशन एनर्जी जूल पर मोल में, कितने में, जूल पर मोल, किसकी है, ग्राउंड स्टेट की। कहां निकाला जाना होता है आयोनाइजेशन के लिए, बाहर, सही बात है ना। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या दे रखा है, E1, सही बात है ना, कितना है, -2.1
18 10 की पावर 18 जूल। सर बाहर कहां लेके जाओगे सर? इन्फिनिटी पे। कितना हो जाती है एनर्जी? 0। चेंज इन एनर्जी कैसे निकालते हैं सर? E2 माइनस E1। कितना आएगा आंसर? प्लस में 2.18 10 की पावर माइनस 18 जूल। ये पर एटम है। आपको कितने एटम का निकालना है? 1 मोल एटम का। तो क्या करना पड़ेगा? इसी को अगर जू इन टर्म ऑफ जूल पर मोल कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 Na से मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई कर रहे हैं Na से। Na की वैल्यू 6 पॉइंट, ठीक है ना? 18 से गया 10 की पावर कितना बच जाएगा? बताओ कितना बच जाएगा? 10 की पावर 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करें, यूज करेंगे हम। नहीं, मैथ तो बहुत बेकार सब्जेक्ट होता है ना, मैं कभी पढ़ नहीं पाया, फेल हो जाता था मैथ में। इसीलिए कैलकुलेटर यूज करते हैं। कहीं युद्ध उद्ध होगा, मतलब कभी ऐसे धरना प्रदर्शन करना हो सरकार के खिलाफ, कैलकुलेटर यूज करने के लिए, अलाउ करने के लिए साथ चलो, बुला लेना मुझे, ठीक है ना? कितना आया? 1312 13.12 10 की पावर 5। हमको लग रहा है ना यार, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, जूल पर मोल, ठीक है ना? तो ये क्या किया हमने? कन्वर्ट तो कर दिया हमने, ठीक है ना? अगला, बहुत देर के बाद जरूरत पड़ी थी ना इसकी, अब नहीं पड़ेगी, ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैनियलिटी? ज्यादा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आपको पता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर किया है, तो ध्यान समझना, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है ना? डाउन द ग्रुप नहीं गया है कि ऑक्सीजन सल्फर कंपेयर करता सल्फर ज्यादा होता, फ्लोरीन क्लोरीन कंपेयर करता क्लोरीन ज्यादा होता, लेकिन ऐसे नहीं किया, अलोंग द पीरियड गया है, ठीक है ना? तो किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? पहले का आंसर फ्लोरीन, दूसरे का आंसर क्लोरीन। आंसर कैसे कैसे दोगे? फ्लोरीन की ज्यादा क्यों है? साइज छोटा और चार्ज डेंसिटी ज्यादा। थोड़ी देर पहले आंसर लिखा था, साइज छोटा और चार्ज डेंसिटी ज्यादा। यहां क्लोरीन का क्यों? लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, सही बात है ना? आपको पता ना फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, मतलब घर छोटा था, एक ही किचन में वही खा रहे हैं, रह रहे हैं, हग रहे हैं, मूत रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, मतलब लैट्रिन में, मतलब सारा कुछ कर रहे हैं ना, और जगह है नहीं, फिर भी मेहमान बुला रहे हैं 4, तो रिपल्सन होगा ना। तो इसलिए फ्लोरीन के पास जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, क्लोरीन आराम से लेगा। भैया घर बहुत बड़ा है उसके पास, 4-5 रूम खाली रहते हैं हमेशा, ठीक? ओ क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? तो इसको आते हैं, पहले इधर कर लेते हैं ना, फिर लास्ट में करेंगे उसको। कंसीडर द एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा बताओ, मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब आप ऐसे मूव करते हो ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। अरे लेफ्ट राइट मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, तो मेटल बढ़िया कौन होगा? जो लेफ्ट की तरफ होगा। लेफ्ट की तरफ इसमें कौन आता है भैया? पहले तो पोटेशियम आता है हमारा, एक ही जगह पे है ये, क्या बढ़िया बात है, टीम में और कहीं है क्या? क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। भैया ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इसी के वास्ते होगा। फिर उसका अगला मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम, बोरॉन उसके बाद आता है, सही बात है ना? अच्छा एल्युमिनियम क्यों? अच्छा बोरॉन एल्युमिनियम एक ही ग्रुप में आते हैं, लेकिन एल्युमिनियम नीचे है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। लो एक बार बना देता हूं मैं इधर, ऐसे जब चलेंगे ना तो मेटल का नेचर बढ़ेगा, ऐसे जब जाएंगे तो मेटल का नेचर बढ़ेगा। अब कम देख लेना उल्टा, इधर को भी बढ़ेगा, उधर को भी बढ़ेगा। भाई डाउन द ग्रुप है ना। अच्छा इधर क्या कर दिया, सॉरी सॉरी, इधर घटेगा, इधर क्या होगा?
इधर घटेगा, उधर क्या होगा, बढ़ेगा वगैरह, गलत को जस्टिफाई कर दिया है। इधर क्या होगा, घटेगा, और इधर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। अब देखना यहाँ क्या पूछ लिया, नॉन मेटल, मतलब उधर जो होंगे वो नॉन मेटल बढ़िया होंगे। तो भैया उधर कौन है सबसे ज्यादा, फ्लोरीन ही है लास्ट में, तो फ्लोरीन दो जगह पे, ठीक वो गलत हो गया, ठीक है ना। फ्लोरीन, उसके बाद फिर क्या है उससे पहले, नाइट्रोजन, कार्बन उससे पहले आता है, ठीक है, कार्बन, फिर बोरॉन, बोरॉन के बाद सिलिकॉन, कहाँ आता है, सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, तो सिलिकॉन लास्ट में आएगा, सही है। देखो अगर हम बात करें, फ्लोरीन सबसे लेफ्ट में आएगा, उसका उसके जस्ट पीछे आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से पहले आता है कार्बन, और कार्बन से पहले आता है बोरॉन। अब बोरॉन के बाद आता है क्या, अब सिलिकॉन क्यों रखा, क्योंकि कार्बन और बोरॉन सेम पीरियड में आ रहे हैं, अरे एक लाइन में, ये नीचे आ रहा है और नीचे से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो सिलिकॉन के पास मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बोरॉन, समझ गया ना। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब चलते हैं, एक जो बचा हुआ क्वेश्चन था, हाँ ये हमारे पास है, आंसर देना है, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट रिएक्टिव सुनना ध्यान से, जिसकी आयोनाइजेशन, सोचो एक बार, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज्यादा हो, नेगेटिव मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, वही तो लीस्ट रिएक्टिव होगा। भैया ना तो गेन करना चाह रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और ना तो लूज करना चाह रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ना गेन करेगा ना लूज करेगा, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, सही बात है ना। तो ढूंढते हैं सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहां है, पहले यही ढूंढ लो। सर यहां देखिए 2372, और देखो इधर यही है ना सबसे ज्यादा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन सेकंड वाली, तो बहुत ज्यादा है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करोगे, सब नेगेटिव में है, यही एक पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब वो लूज नहीं करना चाह रहा है, एनर्जी नहीं लूज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाह रहा है। आप लॉजिक लगाओ, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक्सेप्ट करता है वो, तब एनर्जी लूज करता है, आंसर उसका एनर्जी का नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव है, मतलब हम पैसा दे रहे हैं तब कर रहा है, पैसा दे रहे हैं तब कर रहा है, मतलब खुद तो नहीं करना चाह रहा है, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो आंसर कौन सा है, फिफ्थ एलिमेंट नंबर 5 विल बी लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा रीजन क्या दोगे, रीजन यही लिखोगे, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी बट लो, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आंसर क्या दोगे, फिफ्थ तो लिख दिया आंसर, ठीक है ना, बट क्या लिखोगे कारण, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है ना, इस वजह से। अब उसके बाद क्या रहा है, द मोस्ट रिएक्टिव कहां है, सबसे कम किसका है, ये और इसका सेकंड ज्यादा है, और इसका ये 48 है माइनस का, ठीक है। अब देखो इसकी आयोनाइजेशन ज्यादा है ना, यहां पे देखो ये भी कम ये भी कम, अरे नेगेटिव है, कुछ तो लूज कर रहा है, तो कौन सा, क्या, हाँ तो -48 मतलब एनर्जी तो लूज कर रहा है ना, और ये 419 मतलब क्या, सबसे कम आयोनाइजेशन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करना चाह रहा है, देना भी चाह रहा है, दोनों करना चाह रहा है, तो कौन सा आंसर होगा, सेकंड होगा, द मोस्ट रिएक्टिव सेकंड। फिर क्या कह रहे हैं, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, अच्छा मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा था ना, ठीक है, फिर तो यही रहेगा ना। अच्छा बताओ, मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चे, लूज करते हैं, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का फंडा होगा ना यहाँ, सही बात है, किसकी सबसे कम है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी की, तो मतलब यही सबसे बढ़िया मेटल होगा। जब आपको ये पता चल गया कि ये बढ़िया मेटल है, तो यही तो लीस्ट मोस्ट रिएक्टिव होगा। अब यहाँ देखें दूसरे में नॉन मेटल पूछा है, तो चुपचाप यहाँ आ जाओ गेन वाले में, सबसे ज्यादा नेगेटिव में किसका है, इसका है ना, तो यही नॉन मेटल बढ़िया होगा, समझे ना, थर्ड वाला, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और गेन करने के बाद जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे मतलब उतने बढ़िया रिएक्टिव है वो, तो देखो बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है, इससे ज्यादा कोई कर ही नहीं रहा है। फिर आते हैं द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल, पॉजिटिव इसकी, यही तो है पॉजिटिव नॉन मेटल, तो आएंगे नॉन मेटल में, गेन ही नहीं करना चाह रहा है, तो गेन नहीं करना चाह रहा मतलब क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में कौन आ जाएगा, कौन सा था ये, फिफ्थ, चलो
फिर आगे चलते हैं, द मेटल विच कैन फॉर्म ए स्टेबल बाइनरी हाइलाइट। बाइनरी हाइलाइट का मतलब क्या होता है बच्चे, MX2। अच्छा बताओ, आपको सोचो MX2 अगर बनाना है तो M के ऊपर +2 चार्ज होना चाहिए, मतलब 2 बार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों आयोनाइज एनर्जी कम होनी चाहिए, यही लॉजिक है, ठीक है ना। तो भैया फर्स्ट हमने कम यहां ढूंढ लिया, लेकिन सेकंड देखो बहुत ज्यादा है, फर्स्ट सेकंड में डिफरेंस कम होना चाहिए, सेकंड क्या है, बहुत ज्यादा है। यहां देखो बहुत ज्यादा है, नहीं करेगा, यहां देखो अभी भी ज्यादा है, ये देखो 1000 और 1800, और यहाँ कितनी है फर्स्ट, और ये 700, कितने का डिफरेंस है यहाँ, 600 800 का डिफरेंस है, यहाँ 700 का डिफरेंस, कौन सा 6 आ जाएगा ना, सही बात है ना। तो आंसर कौन सा है, 6। अब फिर लास्ट वाले, द मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल MX। MX का मतलब +1, मतलब +1 बनाएगा लेकिन 2 नहीं बनाएगा, तो यानी सेकंड बहुत हाई होनी चाहिए। ये देखो बहुत लो है, ये वाला देखो इसका बहुत हाई है, समझ गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है बात, समझ आ गई, ठीक। तो अब आपका इसके क्वेश्चंस हो गए खत्म, इनऑर्गेनिक भी हो गई हमारी खत्म, बढ़िया लगा। अब मिलते हैं बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं तो उसमें, ठीक है ना।